Today I am discussing about the electrical field intensity due to a dipole at any point when the point lies on the perpendicular bisector. ये देखिए, ये आपका ए बी एक डायपोल है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू इसका चार्ज है। लेंथ 2a है। सेंटर ऑफ द डायपोल O है। O से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP पर एक पॉइंट हम P चूज कर रहे हैं। ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमको इस डायपोल के कारण निकालना है। अब ये देखिए, ये R है, ये आपका A है, तो ऑब्वियसली BP जो होगा, लेंथ ऑफ BP इजिकल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल, एंड BP इजिकल टू PA भी होगा। PA का भी वैल्यू वही होगा, R स्क्वायर प्लस A। क्लियर? दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। यहां पर लेट पी पॉइंट पर हम +1 कूलम चार्ज का एग्जाम कर रहे हैं। लेट +1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। अब ये देखिए, प्लस क्यू चार्ज जो है वो पी पर आपका रिपल्सन फोर्स लगाएगा, मीन्स इसके कारण जो इंटेंसिटी होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पीएम होगा। हम बोल रहे हैं E1। क्लियर है ना? तो E1 अगर इसका इंटेंसिटी होगा तो या आपका फोर्स होगा, तो ये आपका E1 का वैल्यू कितना होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q × 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर along the direction of PM, along the direction of PM। ठीक है। Now it will be the field intensity due to minus Q charge, then E2 be the field intensity due to minus Q charge। और माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन पीए का डायरेक्शन में होगा। हम बोल रहे हैं ये पीएम का डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो E2 का वैल्यू कितना होगा? E2 का भी वैल्यू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ PA। That means point P will be influenced by the force due to plus Q as well as due to minus Q. Hence, this point is influenced by the two force. This point P is influenced by the two force. Number one force E1 and number two force E2. Then I have to determine its resultant। हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। देखिए, जब भी एक से ज्यादा फोर्स किसी एक पॉइंट पर वर्किंग करेगा, फंक्शन करेगा, तो जो सबसे अच्छा उपाय है इसका रिजल्टेंट का वो है कि आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को निकाल लीजिए।
जितने फोर्स है सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और सबका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए। क्लियर? उसके बाद सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट टोटल वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जब हम ये काम कर लेंगे कि टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल लें, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें, तो आपके पास जो फोर्स आएगा वो वेरी सिंपल है। वो आपका आएगा, चाहे जिस प्रकार का भी फोर्स हो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। यही चीज हमको करना है। क्लियर? यहां पर हमारे पास दो फोर्स है, एक E1 है, एक E2 है। तो हम E1 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, E2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, और सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक साथ स्केलर एडिंग करेंगे, वेक्टर एडिंग करेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम एक साथ वेक्टर एडिंग करेंगे। और फिर FH और FB मीन्स EH और EB यहाँ पर हम लिखेंगे, निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और ये F का या E का वैल्यू हम आसानी से निकालेंगे। अगर इंटेंसिटी है तो आप इसको E के रूप में लिख दीजिए। क्लियर? क्लियर है? अब मैटर आती है कि अच्छा हम इसको निकालें कैसे। सर आप तो बड़ा आसानी से बोल दिए कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लीजिए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए, और सबको जोड़ के इसका वेक्टर एडिशन करके टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक फोर्स कर दीजिए और वर्टिकल कंपोनेंट का एक फोर्स कर दीजिए, स्क्वायर करके इसका आप निकाल लीजिए। आप तो सर बड़ा आसानी से बोले, लेकिन मैं इसको निकालूं कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। क्या है? जब भी आप इसको निकालेंगे, देखिए यहीं पर मैं बंद करके अभी इसको ये कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये कैसे निकालिएगा। देखिए एक फोर्स कैसा है, इधर है ना। यदि ये पार्टिकल इधर फोर्स कर रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, कि नहीं होगा? देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला है। क्लियर? सबसे पहले आप ये एंगल फाइंडिंग कीजिए, चाहे इसी का एंगल फाइंडिंग कीजिए। कितना है देखिए, ये अगर थीटा है, बात समझ रहे हैं, ये अगर पैरेलल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये एंगल आपका थीटा है कि नहीं है? देखिए ये एंगल अगर थीटा है, जो कि P पॉइंट इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल थीटा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दोनों एंगल थीटा मैंने निकाल लिया पहले तो, ये एंगल आपका थीटा निकला। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, अब इसको आप हाइपोटेन्यूज बनाइए। हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके एक वर्टिसेस से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का इन फ्रंट वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? हो गया ना? एक राइट ट्रायंगल तैयार कर लिए। ये आपका E1 है कि नहीं है? है। एंगल कितना है? थीटा है। अब देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए ये इस ट्रायंगल का ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमारा कॉस में मिलता है। बेस और हाइपोटेन्यूज का आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो ये बेस जो होगा ये आपका इसका कॉस में मिलेगा। क्लियर है? अगर आप इसको ट्रायंगल में बना के देखिए तो ट्रायंगल में भी बना के आप देख सकते हैं इसको। ये P है, ये M है, ये आपका S है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा भाई? cos थीटा इक्वल टू PS बाई PM होगा कि नहीं? तो PS इक्वल टू PM cos थीटा, और PM आपका कितना हुआ? दैट इज E1 cos थीटा हुआ। PS इक्वल टू आपका कितना आया? E1 cos थीटा आया कि नहीं आया? क्लियर है? और एकदम कंफर्म जान लीजिए कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर है, एक अगर कॉस है तो दूसरा साइन, तो आपका क्लियर हो गया। ये आपका PS जो क्या है भाई? ये E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है।
कितना आया E1 cos थीटा। तो E1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है E1 sin थीटा। क्लियर क्लियर है। अच्छा E1 cos थीटा किस डायरेक्शन पे है PS का डायरेक्शन पे है कि नहीं है किस डायरेक्शन पे है PS के डायरेक्शन पे। आप देख लिए E1 cos थीटा PS के डायरेक्शन पे है। E1 भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपका E1 sin थीटा किस डायरेक्शन पे है देखिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे है PR के डायरेक्शन पे है। क्लियर क्लियर है। ये हो गया E1 का काम खत्म E1 का काम खत्म। आइए अब E2 का काम कर रहे हैं। देखिए थोड़ा देखिए ये डायरेक्शन आपका ये P है ये मैंने N पॉइंट रखा है ये एंगल थीटा है फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ये 90 डिग्री ये आपका यस है। जब ये इधर आ रहा है तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर भागेगा वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा। वर्टिकली धीरे 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 नीचे जा रहा है हॉरिजॉन्टली धीरे 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 इस साइड बढ़ रहा है। क्लियर है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट PS के डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट आपका PT के डायरेक्शन में। क्लियर है ना। तब ये देखिए ये थीटा है तो अगर हम PS का लें तो ये आपका परपेंडिकुलर है ये फिर आपका बेस है ये थीटा एंगल है ये परपेंडिकुलर है ये आपका बेस है। तो PS अगर निकालना चाहें यहां पर भी तो PS इक्वल टू ये E2 है PS इक्वल टू E2 cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा PS by E2 इक्वल टू cos थीटा। ठीक है क्लियर है। इन ट्रायंगल PNS में PS by E2 इक्वल टू cos थीटा दैट इज PS इक्वल टू E2 cos थीटा है ना। PS इक्वल टू E2 cos थीटा तो ये PS है क्या PS है आपका E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना आया E2 cos थीटा और E2 का तब E2 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा E2 sin थीटा। क्लियर। अब ये डायरेक्शन देखिए ध्यान दीजिए ये भी PS डायरेक्शन में E2 cos थीटा है और ये भी देखिए इसका भी PS का डायरेक्शन में E1 cos थीटा है। ये भी PS का डायरेक्शन पे ही है ये भी PS का डायरेक्शन पे ही है। क्लियर है मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है दोनों सेम डायरेक्शन पे है। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन पे है इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन पे है। क्लियर मतलब अगर हम इसका टोटल निकालें तो एक दूसरे को एक डायरेक्शन में रहने का ऐड करना पड़ेगा। इसका फोर्स को दोनों अगर दो तीन आदमी एक साथ एक तरफ खींचेंगे तो उसका फोर्स हमको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ना। अब ये देखिए नंबर 2 देखिए ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये PR के डायरेक्शन पे है कि नहीं है। देखिए यहाँ PR के डायरेक्शन पे है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है PT के डायरेक्शन पे है। मतलब एक अगर ऊपर है तो दूसरा। अब यदि देखिए इसका दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू देखिए E1 का मैग्नीट्यूड ये वाला है और E2 का मैग्नीट्यूड ये वाला है मींस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 है ना। तो जितना फोर्स ऊपर में लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है तो भैया उसका कौन कम वो तो अर्थलेस है। क्लियर है मतलब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो मेरा टोटल जो इंटेंसिटी आ रहा है वो इंटेंसिटी दोनों इंटेंसिटी यही PS का डायरेक्शन पे ही है और दोनों सेम अमाउंट पर आ रहा है। क्लियर है मींस योर इंटेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द PS एंड इट विल बी इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एंड E1 इज इक्वल टू E2। क्लियर है ठीक है। आइए अब हम इसको आप कॉपी कीजिए और उसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इसको इजीली कर सकते हैं। Here E1 mod of E1 is equal to mod of U2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square plus s square. Now the horizontal component of E1 the horizontal component of E1 is equal to E1 cos theta. E1 cos theta along PS. Along PS. The
that is E1H is equal to E1 cos theta along PS. The vertical component of E1 is E1V, and it is E1V will be equal to E1 sin theta along PR. Now horizontal component of P2. Now horizontal component of E2 is E2V, that is E2V is equal to E2 cos theta. Clear? Yes, sir. Along Yes. PS, and vertical component of E2 is, it is not E2V, it is E2H. E2H is equal to E2 cos theta. E2V is equal to E2 sin theta along PT. Now PR and PT are in the opposite direction. They neutralize. E1B and E2B are equal but opposite, so they neutral one another. Now the net component of net horizontal component. Now net horizontal component EH is equal to E1H plus E2H. That is mode of both are, magnitude of both are same in the same direction. Then it is 2 into 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus s square into cos theta, because the horizontal component are E1 cos theta Yes, sir. and E2 cos theta, and E1 and E2 both are equal. Therefore E1 plus E2 cos theta, that is E1 plus E2 is equal to 2 of E1 or 2 of E2, that is in the direction of PS. It is your net horizontal component in the direction of PS. That is EH and plus 0, it is EH, and EH, value of EH is equal to 2 into 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus s square into cos theta. Now, what is the cos theta? Cos theta is equal to OB by BP. Cos theta is equal to OB by BP, means it is 2 1 by 4 pi epsilon naught q r square plus s square OB A by BP under root r square plus s square. Yes, sir. Means what happened? That is q into 2a p Yes, sir.
by 1 by 4 pi epsilon naught r square plus a square 3 by 2. If r is sufficiently greater than a, then a can be neglected, Yes. and hence it becomes 1 by 4 pi epsilon naught mod of p by r cube. It is E. Now vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught mod of p by r cube in the direction of PS, that is BA. Direction of PS is equal to direction of BA, that is parallel to, in the direction you can write here, in the direction of PS, which is parallel to BA. This is your electrical field intensity at the point P. If you compare with the electrical field intensity when the point lies on the axial line, it is 1 by 4 pi epsilon naught 2 p by r cube. Yes, sir. Means, in this case, the magnitude of the electrical field intensity will be half of the magnitude of the electrical field intensity due to a point at the same distance on the axial line. Okay? Yes, sir. Clear? Thanking you. We again meet in the next classes.